हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर आता ही आता है और जिस हिसाब से आपने लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। टॉपिक का नाम है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको हैक्शर-ओलिन थ्योरी भी कहा जाता है। तो मैं पूरा डिस्कस करूंगा, एजम्पशंस, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम्स एंड क्रिटिसिज्म, जिस हिसाब से पेपर में लिखा है उसी हिसाब से डिस्कस करूंगा। ठीक है। इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज डिस्कस की थी। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वॉज प्रोपाउंडेड बाय स्वीडिश इकोनॉमिस्ट हैक्शर इन एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन 1919। मॉडर्न थ्योरी किसने दी थी? हैक्शर ने। शुरुआत की थी 1919 में हैक्शर ने। इट वॉज फर्दर इम्प्रूव्ड बाय हिज डिसाइपल बर्टिल ओहलिन in a research paper published in 1924 and later in his book International and Interregional Trade। तो जैसा कि आपको पता है, मैं सिंपल रीडिंग कर रहा हूँ, ये तो सिंपल इंग्लिश है कि भाई सबसे पहले तो ये 1919 में हैक्शर ने दी थी। फिर हैक्शर का जो चेला था, डिसाइपल था, वो बर्टिल ओहलिन था। उन्होंने जो है 1924 में अपनी बुक जो छापी इंटरनेशनल एंड इंटर रीजनल ट्रेड, उसके अंदर ये पब्लिश किया 1933 में। और दिस थ्योरी डज नॉट कॉन्ट्रडिक्ट कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, रेदर इट सपोर्ट्स इट। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो पुरानी थ्योरी है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करती है नई थ्योरीज, मगर ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती, थोड़ा बहुत सपोर्ट ही करती है। ये थ्योरी कहती क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देर इज अ डिफरेंस इन द फैक्टर एंडोमेंट्स अमंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये थ्योरी कहती है कि जो फैक्टर एंडोमेंट्स हैं, हर एक कंट्री में फैक्टर्स की जो अवेलेबिलिटी है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी में डिफरेंस होने की वजह से ही ट्रेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया जो है वो लेबर बोल बोल के गला बैठ गया, सुबह से बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे टाइम 8 साढ़े 8 बजे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इंडिया जो है वो लेबर अबंडेंट कंट्री है, इंडिया में लेबर सस्ती है। मान लो जर्मनी की एग्जांपल देते हैं, जर्मनी जो है उसमें कैपिटल सस्ती है, लेबर जो है स्कार्स कंट्री है वो, और कैपिटल अबंडेंट कंट्री है। तो ये कहता है कि जिस कंट्री में जो फैक्टर्स ज़्यादा अवेलेबिलिटी में होंगे, चीप होंगे, ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली चीप तो होंगे ही, वही जो है वो कंट्री सामान बनाएगी। फॉर एग्जांपल, जर्मनी कैपिटल इंटेंसिव गुड बनाना उससे सस्ता पड़ेगा और इंडिया को लेबर इंटेंसिव, क्योंकि इंडिया लेबर अबंडेंट कंट्री है और जर्मनी कैपिटल अबंडेंट कंट्री है। तो मैंने इसी चीज़ को थोड़ा इंग्लिश में पैराग्राफ लिख लिया, जो कि इंट्रोडक्शन में आपका लिखना ज़रूरी है। बाय फैक्टर एंडोमेंट वी मीन द अमाउंट ऑफ फैक्टर्स अ कंट्री पोजेस, कि कंट्री के पास कितने फैक्टर्स है, कितना वो कंट्री कितने फैक्टर्स, कौन से जो फैक्टर्स है वो पोजेस करती है, उसे फैक्टर एंडोमेंट कहा जाता है। सर्टेन कंट्रीज हैव कंपैरेटिवली लार्ज सप्लाई ऑफ लेबर वाइल इन अदर्स द सप्लाई ऑफ कैपिटल इज रिलेटिवली लार्ज। तो यहाँ क्या है, कहा गया है कुछ कंट्रीज में लेबर ज़्यादा है और कुछ कंट्रीज में कैपिटल ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द फैक्टर एंडोमेंट्स देयर इज अ डिफरेंस इन द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स अलग अलग कंट्री में अलग अलग हैं, इसीलिए उनके प्राइसेस भी अलग अलग हैं। प्राइसेस किसके? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। डिफरेंस इन द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स डिपेंड्स अपॉन देयर रिलेटिव स्कार्सिटी एंड अबंडेंस। अब मेरे घर के बाहर डॉग जो है वो बाग कर रहा है, अब उसको मैं चुप नहीं करवा सकता, और मैं इतना अमीर यूट्यूबर भी नहीं हूँ कि मैं जो है नॉइज़ कैंसिलेशन वाले माइक खरीदूं, तो मुझे थोड़े मोटे माइक में ही काम चलाना पड़ता है। तो आई होप आप इसको माइंड नहीं करेंगे और अपनी फोकस स्टडी पे ही रखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि डिफरेंस इन द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स, जो फैक्टर्स हैं उनके प्राइसेस अलग अलग हैं। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके प्राइसेस किस पर डिपेंड करते हैं कि जो कंट्री है उसमें फैक्टर्स की अबंडेंस है या स्कार्सिटी है। अगर अबंडेंट होंगे तो सस्ते होंगे, अगर स्कार्सिटी होगी तो महंगे होंगे वो फैक्टर्स। ओइंग टू द डिफरेंस इन द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस अलग अलग हैं तो कॉस्ट जो पड़ेगी वो भी अलग अलग ही पड़ेगी किसी एक पर्टिकुलर गुड को बनाने में। हेंस दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द मेन कॉज ऑफ डिफरेंस इन द कंपैरेटिव कॉस्ट इज द डिफरेंस इन द फैक्टर एंडोमेंट। तो ये थ्योरी कहती है कि जो कंपैरेटिव कॉस्ट कहती थी वो कहती तो ठीक थी कि भाई जो सस्ता पड़ता है वो दूसरे से मंगवा लो, बट मसला यहाँ पे ये है कि सस्ता कैसे पड़ता है? सस्ता इसलिए पड़ता है क्योंकि फैक्टर एंडोमेंट डिफरेंट है डिफरेंट कंट्रीज में। दस इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट एंड हेंस डिफरेंस इन द प्राइसेस। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्यों आकर करता है? क्योंकि फैक्टर एंडोमेंट अलग अलग हैं और फैक्टर एंडोमेंट की वजह से प्राइजेस अलग अलग कंट्रीज में उन फैक्टर्स के अलग अलग हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द लेबर रिच कंट्रीज एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स while capital rich countries export capital intensive goods, and thus international
ट्रेड टेक्स प्लेस। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जिन कंट्रीज में लेबर अबंडेंट है, लेबर ज़्यादा है, वो लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाएंगे और बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे, और वो कंट्रीज जिनके पास कैपिटल जो है कैपिटल ज़्यादा है, कैपिटल अबंडेंट है, वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाएंगे और उनको बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेड चलेगा। अब इस थ्योरी की कुछ एजम्पशंस हैं। पहला 2x2x2 मॉडल। 2x2x2 मॉडल मतलब ये मॉडल एज्यूम कर रहा है, ये थ्योरी के दो कंट्रीज हैं, दो गुड्स हैं और दो ही फैक्टर्स हैं, दैट इज लेबर एंड कैपिटल। दूसरी एजम्पशन, सेम प्रोडक्शन फंक्शन फॉर ईच कमोडिटी इन टू कंट्रीज। दोनों कंट्रीज में प्रोडक्शन फंक्शन सेम है, इसको बाद में बुराई कर सकते हैं हम, क्रिटिसिज्म में लिखेंगे। फैक्टर्स आर मोबाइल विद इन द कंट्री बट इमोबाइल आउटसाइड द कंट्री। विद इन द कंट्री तो फैक्टर्स जा सकते हैं मगर बाहर जाने में उनको काफ़ी दिक्कत है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन है सारी की सारी मार्केट्स में। अब मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, पॉज करके लिख सकते हो। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के 2-4 फीचर लिखें। नो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सिंपल वर्ड्स में फ्री ट्रेड है। फ्री ट्रेड एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कंट्रीज के बीच में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती ट्रेड करने के लिए। कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस आइडेंटिकल है दोनों कंट्रीज में। ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों कंट्रीज में सेम टू सेम टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, ठीक है ना, इसको भी बाद में बुराई कर सकते हैं। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन टू कंट्रीज इज सेम। दोनों कंट्रीज में सेम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, इसकी भी बुराई बाद में हो सकती है क्रिटिसिज्म में। देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसकी भी बुराई होगी, ये जो थ्योरी एज्यूम कर रही है। फैक्टर एंडोमेंट आर डिफरेंट इन टू कंट्रीज। दोनों के दोनों कंट्रीज में जो फैक्टर एंडोमेंट्स हैं वो डिफरेंट है, इसकी क्रिटिसिज्म नहीं होगी। गुड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर इंटेंसिटी, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एंड लेबर इंटेंसिव गुड्स। तो जो गुड्स हैं उनको क्लासिफाई करके दिखाया जा सकता है कि वो गुड्स जिसमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज हुई होती है, मशीनों से बनता है, उसे कैपिटल इंटेंसिव गुड कहेंगे, और दूसरे वाले को लेबर इंटेंसिव गुड कहेंगे जिसमें लेबर का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ऑल गुड्स इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। तो ये थ्योरी ये भी एज्यूम कर रही है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ये पार्शियल डेरिवेटिव के चैप्टर में आपको समझाऊंगा कैसे होमोजीनियस प्रूव होता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रोडक्शन फंक्शन होमोजीनियस है और डिग्री 1 है। इसका मतलब ये है कि आउटपुट विल बी डबल्ड इफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डबल्ड, मतलब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी, इसी चीज को जो मैंने ऊपर बोला इसकी 3-4 लाइंस और लिखनी है। अकॉर्डिंग टू हेक्सर-ओहलन थ्योरी, या आप सीधा HO थ्योरी भी लिख सकते हो, ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, द इमीडिएट कॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज द डिफरेंस इन द रिलेटिव कमोडिटी प्राइस। वो कहते हैं कि जो इमीडिएट कॉज है ट्रेड का वो क्या कारण है कि रिलेटिव प्राइसेस अलग अलग हैं। अलग अलग कंट्रीज में एक पर्टिकुलर चीज को बना के बेचने के बाद प्राइसेस अलग अलग हैं। सिंपल वर्ड्स में कॉस्टिंग की बात हो रही है। द कॉज ऑफ डिफरेंस इन द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स इज द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ फैक्टर एंडोमेंट लाइक लेबर एंड कैपिटल बिटवीन द टू कंट्रीज। तो वो कह रहा है कि ये जो इनके प्राइसेस हैं गुड्स के अलग अलग इसलिए क्योंकि जो फैक्टर्स हैं या फैक्टर एंडोमेंट है अलग अलग कंट्री में अलग अलग है। बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है। एज अ रिजल्ट देयर इज डिफरेंस इन द रिलेटिव डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर्स। इन्हीं की वजह से जो रिलेटिव डिमांड है और जो सप्लाई ऑफ फैक्टर्स हैं वो अलग अलग हैं दोनों के दोनों कंट्रीज में। दीज डिफरेंसेस कॉज डिफरेंस इन द प्राइस। इनकी वजह से, अवेलेबिलिटी की वजह से, फैक्टर्स की सप्लाई की वजह से जो प्राइजेज हैं फैक्टर्स के वो अलग अलग हैं। इट इज ड्यू टू मेरा गला बिल्कुल बैठ चुका है बट आज मैं ये टॉपिक खत्म करवा के ही रहूंगा आपको। इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द फैक्टर प्राइजेस दैट the difference in the relative prices of the commodities takes place, and it is this difference that constitutes the main cause of international trade। ये कह रहे हैं क्योंकि फैक्टर के प्राइसेस अलग अलग हैं, जहां फैक्टर सस्ते होंगे वहां पे वो पर्टिकुलर गुड बनाना और सस्ता पड़ेगा, तो इसीलिए जो फैक्टर के प्राइसेस हैं वो जो चीज के प्राइसेस हैं उसको असर डालते हैं, क्योंकि जो आप गुड बनाते हो उसके प्राइसेस के अंदर उसको फैक्टर के बनाने की भी प्राइस होती है, ठीक है। गुड्स which require scarce factors on the large scale are imported because their domestic prices are high। Goods which require scarce factors, वो goods जो कि स्केर्स फैक्टर्स से बनते हैं, और अगर हमारे कंट्री में वो स्केर्स फैक्टर्स नहीं है, स्कार्स फैक्टर्स जो हैं वो फैक्टर्स जिनकी कमी है वो नहीं है, तो हमें बाहर से इंपोर्ट कराने पड़ेंगे। इंपोर्ट कराएंगे तो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड गुड्स विच रिक्वायर अबंडेंट फैक्टर्स on a large scale are exported as their domestic prices are low। तो वो गुड्स जिनकी जो क्या कहते हैं जिनकी विद इन द कंट्री प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है उनके साथ क्या किया जाता है, उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है और बाहर उनको अच्छे दामों में एक्सपोर्टर बेच के पैसा कमाते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल
इफ कैपिटल इज अबंडेंट इन जर्मनी, जर्मनी में कैपिटल ज्यादा है, इट विल बी रिलेटिवली चीप। ठीक है, अगर जर्मनी में कैपिटल ज्यादा है तो जर्मनी में कैपिटल की कीमत कम होगी। हेंस जर्मनी विल एक्सपोर्ट दोज गुड्स विच आर कैपिटल इंटेंसिव, तो जर्मनी वो गुड्स बनाएगा जो कैपिटल इंटेंसिव है और उनको बाहर बना के बेचेगा। ऑन द कंट्रेरी इफ लेबर इज अबंडेंट इन इंडिया इट विल रिलेटिवली बी चीप। इंडिया में क्या होगा, अगर लेबर अबंडेंट कंट्री है तो इंडिया में लेबर चीप होगी। हेंस लेबर विल इंडिया विल एक्सपोर्ट गुड्स विच आर लेबर इंटेंसिव। तो जैसा मैंने पहले बताया, जिस कंट्री में जो फैक्टर्स ज्यादा हैं वही फैक्टर्स से जो गुड्स बनेंगे वही गुड्स बाहर बेचे जाएंगे। तो इंडिया लेबर इंटेंसिव गुड बनाएगा और बाहर बेचेगा, एंड जर्मनी कैपिटल इंटेंसिव गुड बनाएगा और बाहर बेचेगा। अबंडेंस और स्कार्सिटी ऑफ हेक्सर-ओलिन थ्योरी हैज been explained on the basis of two criterias। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, एक है प्राइस क्राइटेरिया, एक है फिजिकल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया या क्राइटेरियन इस तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहला है प्राइस क्राइटेरियन ऑफ फैक्टर अबंडेंस और फैक्टर स्कार्सिटी। तो प्राइस क्राइटेरिया क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लेना ध्यान से। प्राइस क्राइटेरियन ऑफ फैक्टर अबंडेंस और स्कार्सिटी मीन्स दैट अ कंट्री वेयर द कैपिटल इज रिलेटिवली चीप एंड लेबर रिलेटिवली डियर विल कॉल्ड कैपिटल अबंडेंट कंट्री। कोई भी एक ऐसी कंट्री जिसमें कैपिटल सस्ती है, ठीक है, मशीनें सस्ती हैं और लेबर महंगी है, तो उस कंट्री को कैपिटल अबंडेंट कंट्री बोला जाएगा। इवन इफ द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इन दैट कंट्री इज रिलेटिवली लेस, अगर उस कंट्री में कैपिटल की क्वांटिटी लेस भी है मगर अगर उस कंट्री में कैपिटल चीप है तो उसको कैपिटल अबंडेंट कंट्री बोला जाएगा अकॉर्डिंग टू हेक्सर-ओलिन थ्योरी। ठीक है ना। On the other hand, if capital is relatively dear and labor is relatively cheap, अगर कैपिटल महंगी है और लेबर सस्ती है, such a country will be called capital scarce country। अगर किसी भी कंट्री में अगर कैपिटल महंगी है और लेबर सस्ती है, समझ गए बात, कैपिटल महंगी है और लेबर सस्ती है, तो उस कंट्री को लेबर अबंडेंट कंट्री बोला जाएगा, या फिर इससे उल्टा क्या होता है, कैपिटल स्कार्स कंट्री। इवन इफ द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इन सच अ कंट्री इज रिलेटिवली मोर, अगर क्वांटिटी ज्यादा भी है कैपिटल की, फिर भी अगर कैपिटल महंगी है तो हम उसको दूसरे तरीके से लेंगे, हम उसको लेबर अबंडेंट कंट्री ही मानेंगे। ठीक है। इन अदर वर्ड्स द क्राइटेरियन ऑफ फैक्टर अबंडेंस और फैक्टर स्कार्सिटी इज नॉट द क्वांटम ऑफ फैक्टर बट इट्स प्राइस। तो प्राइस क्राइटेरियन के अंदर हम देख रहे हैं कि अगर किसी भी कंट्री में कोई पर्टिकुलर फैक्टर सस्ता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे जर्मनी है, जर्मनी में कैपिटल सस्ती है और इंडिया में लेबर सस्ती है। ठीक है। तो जिस कंट्री में जो पर्टिकुलर फैक्टर सस्ता है उसको वही फैक्टर अबंडेंट माना जाएगा, इवन उसकी क्वांटिटी कम हो। यहां हम क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, यहां हम प्राइस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जिस कंट्री में जो चीज सस्ती उसको वही अबंडेंट माना जाएगा। जर्मनी में कैपिटल सस्ती तो जर्मनी को कैपिटल अबंडेंट माना जाएगा, चाहे क्वांटिटी जितनी मर्जी हो, कम भी हो ज्यादा भी हो। मगर अगर इंडिया में लेबर सस्ती है, चाहे लेबर की क्वांटिटी जितनी मर्जी हो, उसको लेबर अबंडेंट कंट्री माना जाएगा। अब मैं आगे चलता हूं। एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एंड जर्मनी आर टू कंट्रीज प्रोड्यूसिंग शूज एंड वॉचेस। इंडिया और जर्मनी दो कंट्रीज हैं और वो दो गुड्स बना रहे हैं, एक गुड है शूज और दूसरा है वॉचेस। इट इज एज्यूम्ड दैट जर्मनी इज कैपिटल इंटेंसिव कंट्री एंड इंडिया इज अ लेबर इंटेंसिव कंट्री। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो जर्मनी है वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है और जो इंडिया है वो लेबर इंटेंसिव कंट्री है। सो द कैपिटल इज चीपर इन जर्मनी इन रिलेशन टू द लेबर एंड लेबर इज चीपर इन इंडिया एज इन रिलेशन टू द कैपिटल। तो सिंपल वर्ड्स में, जर्मनी में कैपिटल सस्ती है और इंडिया में लेबर सस्ती है। तो इसके हिसाब से जो हमें इक्वेशन बनानी है, जर्मनी वाली साइड हम लिखेंगे प्राइस ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लेबर इज लेस देन प्राइस ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लेबर ऑन द इंडियन साइड। इंडिया में क्या होगा, इंडिया में क्योंकि कैपिटल महंगी है और लेबर सस्ती है, तो अगर प्राइस ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लेबर को हम सॉल्व करेंगे तो वो बड़ा आंसर आएगा क्योंकि कैपिटल महंगी है। दूसरी साइड जो जर्मनी वाली साइड है, इसमें प्राइस ऑफ कैपिटल सस्ती है और लेबर महंगी है, तो जब नीचे वाला नंबर जो प्राइस ऑफ लेबर की जगह कोई भी नंबर पुट करेंगे और ऊपर न्यूमरेटर में छोटा नंबर पुट करेंगे तो वो आंसर कम ही आएगा। तो इसमें यह बताया जाता है कि रेशियो ऑफ प्राइस एंड कैपिटल इज लेस इन प्राइस ऑफ कैपिटल टू द प्राइस ऑफ लेबर इज लेस इन जर्मनी एंड मोर इन इंडिया। तो चलिए आगे चलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ वॉचेज
इज कैपिटल इंटेंसिव वाइल द प्रोडक्शन ऑफ शूज इज लेबर इंटेंसिव। ये हमें पता है कि जो वॉचेज हैं उसको बनाने का तरीका मशीन से ज़्यादा होता है, और अब मैं उनकी हाई फाई मशीनों की, वो घड़ियों की बात नहीं कर रहा जो स्पेशली हाथ से बनाई जाती हैं और 10-10 लाख की है, मैं नॉर्मल वॉचेज़ की बात कर रहा हूँ। तो जो वॉचेज़ को बनाना है वो कैपिटल इंटेंसिव तरीका है, और जो शूज़ को बनाना है वो ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव तरीका है। अकॉर्डिंग टू हेक्सर-ओलिन, मैंने 2 बार लिख दिया, अकॉर्डिंग टू Heckscher-Ohlin theory, India should specialize in the production of shoes and Germany should specialize in the production of watches। क्योंकि इंडिया के पास लेबर ज़्यादा है, लेबर अबंडेंट है, और इंडिया पे जो प्राइस ऑफ लेबर है वो चीप है, और जो जर्मनी है उसको कैपिटल इंटेंसिव करना चाहिए क्योंकि प्राइस ऑफ कैपिटल इज चीप इन जर्मनी। अब मैंने इसको 2 तरीके से मतलब डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें आइसोक्वांट कर्व्स हैं, आइसोक्वांट IQ1 एंड IQ2। जो आइसोक्वांट 1 कर्व है ये हमें बता रही है कार्स की एग्जांपल। मैंने यहाँ कार्स ले लिया, कार्स की जगह यहाँ मैं वॉचेस ले लेता हूँ। चलो वॉचेस, कार्स भी ले सकते हो क्योंकि कार्स जर्मनी आपको पता है कार बनाने में परफेक्ट है, ठीक है। तो अब चलते हैं वॉचेस। वॉचेस ये जो पूरी की पूरी कर्व है, ये वाली जो, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये वाली जो पूरी की पूरी कर्व है ये एक आइसोक्वांट है। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लोगे तो सेम क्वांटिटी बताएगी ये। तो ये जो आइसोक्वांट कर्व है ये दिखाती है 100 यूनिट्स ऑफ वॉचेस को। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन ही दिखाएगा। दूसरी तरफ ये आइसोक्वांट 2 है, IQ2, ये शूज़ की प्रोडक्शन दिखा रही है और ये 100 यूनिट्स ऑफ शूज़ को दिखा रही है। तो IQ1 एंड IQ2 जो है आइसोक्वांट कर्व्स हैं। ये जो है ABCD FG एंड HI, मतलब ये जो ये और ये जो 4 कर्व्स हैं ये आइसोकॉस्ट कर्व्स हैं, ठीक है। आइसोकॉस्ट कर्व्स क्या होती हैं? जिसमें सेम कॉस्ट रहती है। इस कर्व के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करोगे तो कॉस्टिंग सेम आएगी, ठीक है। अब मैं आपके लिए थोड़ी आसानी कर देता हूँ। आसानी क्या है? जो मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है वो मैं सारा का सारा आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, मान लो ये वाला देखो, सबसे पहले वॉचेस वाला पार्ट देखो, वॉचेस वाला, ठीक है। अब अगर मैं वॉचेस वाला पार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर जर्मनी की बात करें, जर्मनी को 100 वॉचेस बनाने में OC1 मतलब ये वाली जो है कैपिटल यूज हुई और ये लेबर यूज हुई, समझ गए बात। दूसरी तरफ अगर देखें, अगर जर्मनी शूज बनाता तो इसी के सामने कैपिटल इतनी लगती और लेबर ज्यादा लगती ना। तो जर्मनी को लेबर ज्यादा लगती और कैपिटल कम लगती, तो ये तो मतलब उतनी कैपिटल में ज्यादा लेबर लगाना तो नुकसान वाला काम है ना। तो जर्मनी को फायदा किस में है? वॉचेस बना के फायदा है, समझ रहे हो बात। तो ये डायग्राम यही दिखा रहा है कि भाई कैपिटल तो दोनों में सेम लग रही है मगर वॉचेस में कम लेबर लग रही है और शूज बनाने में ज्यादा लेबर लग रही है उसकी। तो वो ज्यादा लेबर से थोड़ी ना काम करा के एक पर्टिकुलर शूज बनाएगा, उसे तो फायदा है वॉचेस बनाने में, वो वॉचेस ही बनाएगा। दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात देखें तो इंडिया में लेबर तो इतने ही लग रहे हैं, अगर इसी लेबर से शूज बनाए जाते हैं तो यहाँ पे टेंजेंट है, इतनी कैपिटल लगेगी, ठीक है। कैपिटल ये कम लगेगी OC3, और अगर इसी कैपिटल से मतलब इतने ही लेबर से अगर वॉचेस बनाई जाती हैं तो मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा आएगा। तो इंडिया को फेवरेबल नहीं रहेगा कि इंडिया अपने क्या कहते हैं सेम लेबर से ज्यादा कैपिटल का इस्तेमाल करके वॉचेस बनाए। तो इंडिया को किससे फायदा रहेगा? शूज बनाने में, क्योंकि इंडिया के लेबर तो उतनी लग रहे हैं मगर कैपिटल कम लग रही है। अगर वॉचेस बनाने लगता लेबर इतनी लग रही है तो कैपिटल ज्यादा लग रही है, तो इंडिया मतलब कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि उसकी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगी वॉच को बनाने में। जैसे कि यहाँ था, मैं दोबारा बता देता हूँ कि कैपिटल इतनी लग रही है जर्मनी में, लेबर इतनी लग रही है OL क्या बनाने में? वॉचेस बनाने में। और अगर वो शूज बनाने लग जाता है जर्मनी तो क्या होगा? शूज बनाने के टाइम पे उसको कैपिटल तो इतनी लगेगी मगर लेबर ज्यादा लगेगी, क्योंकि शूज बनाना एक लेबर इंटेंसिव काम है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ, अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। इन केस ऑफ जर्मनी, आइसोकॉस्ट कर्व CD एंड आइसोक्वांट IQ1 आर टेंजेंट एट पॉइंट M। ये वाले पॉइंट पे टेंजेंट है ना, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 100 वॉचेज इज इक्वल टू OC1 प्लस OL1। मतलब ये कह रहा है OC1 ये कॉस्ट लगी और ये लेबर लगी, समझ गए बात। मैं साथ साथ रब करता रहूंगा नहीं तो डायग्राम में बहुत परेशानी मचने वाली है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, द प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ शूज कॉस्ट OC1 एंड OL2। अगर 100 यूनिट्स ऑफ शूज बनाएंगे, कॉस्टिंग तो इतनी लगेगी कैपिटल की, लेबर जो है वो ज्यादा लग जाएगी, समझ गए बात, OL2 तक, ठीक है। मैं यहाँ से रब भी करता रहता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। आप पॉज कर करके साथ साथ लिख सकते हैं। इट मीन्स दैट लेबर कॉस्ट ऑफ शूज इज मोर बाय LL1। मतलब अगर हमें
अगर हमें शूज़ बनाने हैं जर्मनी में तो इतने ज़्यादा लेबर लगेंगे, इतने ज़्यादा यूनिट्स ऑफ लेबर लगेगा। समझ गई बात। तो अब Thus the Germany can produce watches at relatively lesser cost as compared to the shoes। तो उसे क्या करना है, उसे सेम कैपिटल में हमने वॉचेस बनानी है क्योंकि उसमें लेबर कम लगता है, इतना ज्यादा लेबर नहीं लगता। समझ गई बात। नेक्स्ट आ जाता है, इन इंडिया द आइसो कॉस्ट FG एंड आइसो क्वांट IQ1 आर टेंजेंट एट पॉइंट R। तो ये टेंजेंट है R पॉइंट पे, R पॉइंट तो नहीं है, रुको 2 मिनट, मैं पॉइंट चेंज करता हूँ यहाँ पे। एट पॉइंट देखने दो मुझे कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है, किधर गया, Q1 और IQ1 इज टेंजेंट एट पॉइंट FG। ये R ही था, मैंने ना ये पहले K कर दिया, ये R ही था, ठीक है, वो रब करते करते कुछ हो गया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं कि ये K पॉइंट पे टच होता है, R पॉइंट पे टच होता है, चलो यहाँ पे। तो अब अगर आप देखो कि इंडिया है, वही वाली बात मैं दोबारा करूँगा, इंडिया जो है इतने लेबर से, ठीक है, अगर वॉचेस बनाती है तो इतना हो जाता है, ठीक है, कैपिटल ज़्यादा लगती है। अगर इतने लेबर को लगा के अगर वो बनाना की कोशिश करती है शूज़ तो कम कैपिटल लगता है ना, तो इतना कैपिटल बचा सकती है ना वो शूज़ को बना के, ठीक है। तो वही चीज़ इंग्लिश में लिखी है कि टेंजेंट है R पॉइंट पे, ठीक है। एट दिस पॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 100 वॉचेज इज OC2 प्लस OL3। OC2 मतलब ये वाला पॉइंट, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। OC2 मतलब इतनी कैपिटल लग रही है और इतनी लेबर लग रही है। समझ गए बात, इतनी कैपिटल लग रही है और इतनी लेबर लग रही है। दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं कि लाइकवाइज द प्रोडक्शन ऑफ 100 शूज एट पॉइंट N, ये वाला पॉइंट है N, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने क्या लिखा है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी OC3 कैपिटल एंड OL3 लेबर। तो मतलब कैपिटल तो इतनी लगेगी और लेबर उतनी की उतनी लगेगी, तो मतलब कम कैपिटल नहीं लगी। तो इंडिया को तो फायदा ही यही चीज़ बनाने में। तो नीचे लिखा है, दिस सजेस्ट दैट इंडिया कैन प्रोड्यूस शूज एट लेसर cost as compared to the watches. Hence, India should specialize in the production of shoes and export the same. तो इंडिया को शूज़ बनाने चाहिए और जर्मन को वॉचेस बनानी चाहिए। तो we can conclude that because capital is relatively cheaper in India and labor is relatively cheaper, capital is relatively cheaper in Germany and labor is relatively cheaper in India, Germany should specialize in the production of capital intensive goods, that is watches, and India, मैंने इंडिया लिखा है, रुको 2 मिनट, IN कैपिटल लिखना भूल गया हूँ। India should specialize in the production of labor intensive goods like shoes. Germany will export watches to India while India will export shoes to Germany. तो सिंपल वर्ड्स में वही चीज़ एक्सपोर्ट करनी है जो हम सस्ती बनाते हैं, और जो दूसरा कंट्री सस्ती बनाता है वो बाहर से मंगा लेनी है। क्यों? क्योंकि दूसरे कंट्री के पास उस टाइप के फैक्टर्स अवेलेबल हैं। अब दूसरा पार्ट आ जाता है इसका, फिजिकल क्राइटेरियन ऑफ फैक्टर अबंडेंस। के फिजिकल क्राइटेरियन क्या है फैक्टर अबंडेंस का? इसमें क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है। इट मीन्स दैट इफ इन अ कंट्री कैपिटल रेशियो इज, दोबारा पढ़ता हूं, इट मीन्स दैट इफ इन अ कंट्री capital ratio is greater than labor as against another country, then it will be called capital intensive country. अगर किसी भी कंट्री में कैपिटल की परसेंटेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर फैक्टर मतलब लेबर, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कैपिटल इंटेंसिव कंट्री कहा जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ इन अ कंट्री लेबर रेशियो इज ग्रेटर देन द कैपिटल, तो उसे लेबर अबंडेंट कंट्री कहा जाएगा। कोई भी ऐसी कंट्री जिसमें लेबर की परसेंटेज ज्यादा हो, लेबर की रेशियो ज्यादा हो, उसे लेबर इंटेंसिव, और जिसमें कैपिटल की रेशियो ज्यादा हो उसको कैपिटल इंटेंसिव कहा जाएगा। द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ फैक्टर एंड नॉट प्राइस। तो पहले वाले में क्या था? प्राइस की बात हो रही थी, क्वांटिटी की बात नहीं हो रही थी। क्वांटिटी ऊपर नीचे हो कोई चक्कर नहीं, मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही है, प्राइस की बात बिल्कुल नहीं हो रही। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो इंडिया एंड जर्मनी का। तो अगर कैपिटल इन जर्मनी इज मोर, तो कैपिटल इन जर्मनी डिवाइडेड बाय लेबर इन जर्मनी करेंगे तो ये जर्मनी वाला पार्ट बड़ा आएगा, और कैपिटल इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में कैपिटल कम है और लेबर ज्यादा है, तो ये वाला पार्ट स्मॉल आएगा। समझ गई बात? तो ये वाला हिस्सा ज्यादा आएगा क्योंकि जर्मनी में जो कैपिटल है वो ज्यादा है, तो ज्यादा डिवाइडेड बाय छोटा नंबर करेंगे तो वो तो आंसर ज्यादा ही आएगा। इट शोज दैट जर्मनी विल प्रोड्यूस कैपिटल इंटेंसिव गुड्स वाइल
इंडिया विल प्रोड्यूस लेबर इंटेंसिव गुड्स। ठीक है, वही बात दोबारा कंक्लूजन, मगर यहाँ फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल की बात हो रही है। अब मैं आपको उसी के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। इफ बोथ कंट्रीज प्रोड्यूस बोथ गुड्स इन द सेम रेशियो देन दे विल प्रोड्यूस अलोंग OR कर्व। ये वाली जो OR कर्व दिख रही है ना आपको, OR, अगर दोनों कंट्रीज सेम गुड्स बनाते हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स बनाते हैं, तो दोनों के दोनों कंट्रीज OR कर्व के अलोंग मूव करेंगे। द जर्मनी विल प्रोड्यूस एट पॉइंट E, जर्मनी कहाँ प्रोड्यूस करेगा? E पॉइंट पे, जहां पे उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो जी मतलब G1, मैं पूरा नाम लेता हूँ, G1, जो उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो टेंजेंट है किस पॉइंट पे? E पॉइंट पे। समझ गए बात? इंडिया विल प्रोड्यूस एट पॉइंट F, ये I1 क्या है? ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया कर्व है। ये कहां पे टच हो रही है? ये टच हो रही है F पॉइंट पे। समझ गए बात? ये F पॉइंट पे टेंजेंट है, तो टेंजेंट पे इक्विलिब्रियम आता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए अब तक। इट इज एविडेंट फ्रॉम द फिगर दैट एट पॉइंट E द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ जर्मनी इज स्टीपर देन एट पॉइंट F द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि इंडिया जी की जो कर्व है वो थोड़ी, जो स्लोप है वो फ्लैटर, और इसकी जो कर्व है वो काफी तेजी से नीचे गिर रही है। समझ गए बात? मतलब इसको वॉचेस बनाने में थोड़ा फायदा है, और इंडिया की थोड़ी इस टाइप की जा रही है, तो इंडिया को शूज बनाने में फायदा है और ये जो वॉचेस बनाने में फायदा नहीं है। तो वही वाली बात, ठीक है ना। मैं दोबारा डायग्राम बताता हूँ कि इसमें देखा जाए तो वॉचेस ज्यादा दिख रही हैं और ये जो शूज हैं वो कम दिख रहे हैं, इस टाइप की है ना। समझ गए बात? और जो इंडिया की है वो इस टाइप की दिख रही है, मतलब शूज ज्यादा क्वांटिटी और वॉचेस कम क्वांटिटी। ठीक है, इट इज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट AB प्राइस लाइन ऑफ जर्मनी इज स्टीपर। फिर से वही बातें बताई जा रही हैं कि ये स्टीपर है, तो अगर ये स्टीपर होगी तो ये हमें बताएगी कि इंडिया, जो जर्मनी है उसमें शूज जो हैं कम बनेंगे और ये जो वॉचेस हैं वो ज्यादा बनेंगी। दूसरी तरफ इंडिया की कर्व थोड़ी ऐसी है, वो हमें बताएगी कि भाई शूज ज्यादा बन रहे हैं और ये जो वॉचेस हैं ये कम बन रही है। ठीक है, क्योंकि प्राइसेस ऑफ लेबर जो है इंडिया में वो क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से, क्वांटिटी ज्यादा है लेबर की, तो इंडिया में लेबर की क्वांटिटी ज्यादा होने से लेबर थोड़ी सस्ती है, इसलिए लेबर इंटेंसिव तरीके से काम करेंगे। बात एक ही है, घुमा फिरा के एक ही चीज को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इट प्रूव्स दैट वॉचेज आर चीपर इन जर्मनी एंड शूज आर चीपर इन इंडिया। क्योंकि इंडिया लेबर इंटेंसिव कंट्री है, वहाँ लेबर ज्यादा है, लेबर अबंडेंट है, तो शूज जो है सस्ते तरीके से बनाए जा सकते हैं। जर्मनी शुड प्रोड्यूस मोर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, दैट इज वॉचेस। तो वही बात दोबारा, इफ domestic demand of Germany for watches is less than the supply, then alone it will export the watches, otherwise not. तो मतलब जर्मनी बाहर एक्सपोर्ट कब करेगी वॉचेस का? तब करेगी जब इंडिया, जो जर्मनी है जितनी वॉचेस बनाती है उसके घर में कंज्यूम तो हो ही नहीं है, उससे भी फालतू बनाती है। जर्मनी अपनी डिमांड से ज्यादा प्रोड्यूस करेगी तभी बाहर बेच पाएगी, एंड वाइस वर्सा फॉर इंडिया। लाइकवाइज इंडिया टू एक्सपोर्ट शूज ओनली इफ द डोमेस्टिक डिमांड फॉर शूज आना था यार, यहाँ पे लिखने की स्पीड काफी ज्यादा होती है, कई बार वो ऊपर से निकल जाती है बात। ठीक है, तो डिमांड फॉर शूज इज लेस देन सप्लाई। तो इंडिया अगर अपनी शूज की सप्लाई को बढ़ाता है और डिमांड कम है, तभी जो फालतू माल बनेगा तभी तो बाहर बेचेगा ना। तो अब फटाफट से शुरू करता हूँ क्रिटिसिज्म, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो चुकी है, आधे बच्चे तो बीच में ही भाग जाते हैं। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म में सबसे पहला क्रिटिसिज्म आ जाता है अनरियलिस्टिक assumptions. Ohlin's theory is based on the simplified and unrealistic assumption of 2x2x2 मॉडल। तो ये कहता है दो कंट्रीज हैं, दो गुड्स हैं और दो ही फैक्टर्स हैं, और भी तो हो सकते हैं ना, बाकियों को तो इग्नोर कर दिया। मोर ओवर assumption ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, वो भी अनरियलिस्टिक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है लियोनटिफ्स पैराडॉक्स। ये समझने वाली बात है, ये मैं आराम से समझाऊंगा। लियोनटिफ पैराडॉक्स, ये पूरी थ्योरी क्या कहती है? ये पूरी थ्योरी कहती है कि जो इंडिया है वो लेबर इंटेंसिव, क्योंकि लेबर अबंडेंट कंट्री है, लेबर इंटेंसिव गुड्स बेचेगा बाहर, और जो जर्मनी वगैरह है वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, तो कैपिटल गुड्स बेचेगा बाहर। यही कहती है ना पूरी की पूरी थ्योरी। मगर लियोनटिफ ने एक रिसर्च की थी, तो उन्होंने ये देखा कि जो कैपिटल अबंडेंट कंट्री भी हैं वो भी लेबर इंटेंसिव चीजें बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये थ्योरी तो फेल होगी ना। तो इसको मैं क्विकली रीड कर लूंगा। With the help of export-import statistics of USA, eminent economist and Nobel laureate Leontief has proved Heckscher-Ohlin theory wrong. कैसे? Leontief conclusion was completely different from Heckscher-Ohlin theory. That is why his conclusion is also referred to Leontief paradox. उसने इस थ्योरी के एकदम उल्टा कंक्लूड किया था। कैसे? Taking 1947 as a base year, Leontief compared एन इनपुट आउटपुट शेड्यूल ऑफ 192 इंडस्ट्रीज इन यूएसए। उसने रिसर्च की 1947 को बेस ईयर मान के और 192 इंडस्ट्रीज का डाटा लिया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस शेड्यूल
he concluded that USA, being capital intensive country, was exporting labor intensive goods and importing capital intensive goods, which was known as Leonti paradox. तो USA क्या कर रहा था, उसने देखा USA being capital abundant country, ठीक है ना, वो कैपिटल इंटेंसिव गुड बाहर से इंपोर्ट करा रहा था और लेबर इंटेंसिव गुड एक्सपोर्ट कर रहा था। तो ये थ्योरी से तो उल्टा हो गया ना। इसलिए ये जो थ्योरी है हेक्सर-ओलिन थ्योरी, कुछ केसेस में ये एकदम उल्टी पड़ जाती है और लियोंटिफ ने इसको प्रूव किया था कि भाई ऐसा नहीं होता जैसे ये थ्योरी कह रही है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, स्टैटिक थ्योरी। दिस थ्योरी स्टैटिक क्यों? इट सिंपली शोज द पोजीशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ कंट्री एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम की बात करती है कि इस कंट्री के पास इतने फैक्टर्स होंगे, समझ गए बात। बट इट डज नॉट शो हाउ इकोनॉमी विल ग्रो विद द चेंज इन द प्रोडक्शन कंडीशन। ये तो ये दिखाती नहीं जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी उसके फैक्टर्स में और प्रोडक्शन सिचुएशंस में कैसे चेंज आएगा। क्या पता है कंट्री लेबर अबंडेंट है, बाद में कैपिटल अबंडेंट हो जाए। तो ये स्टैटिक थ्योरी गिवन टाइम की बात करती है, टाइम के चेंज होने से क्या होगा उसको डिस्कस नहीं करती। नेक्स्ट है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो हेबर्लर ने क्या कहा था? हेबर्लर while criticizing Ohlin's theory states that it has failed to develop a comprehensive general equilibrium system. It is merely a partial equilibrium analysis. तो जो हेबर्लर थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा ये सिर्फ पार्शियल इक्विलिब्रियम है, दो कंट्रीज की बात करता है, जनरल इक्विलिब्रियम की बात ये नहीं करता। तो जनरल इक्विलिब्रियम में और भी कई चीज़ें, गुड्स डालने चाहिए और भी सारी चीज़ें मैक्रो लेवल पे बात करनी चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट में और इतनी सारी चीज़ें आती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ दो गुड्स लेके टरका दिया, समझ गई बात। नेक्स्ट, फैक्टर्स आर नॉट होमोजीनियस। द assumption of Ohlin's theory that the factors of production in the trading countries are homogeneous is also unrealistic. ऐसा थोड़ी ना होगा कि दोनों के दोनों कंट्रीज में सेम क्वालिटी के फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स आर नॉट होमोजीनियस इवन इन द सेम कंट्री। एक ही कंट्री की बात करो, हमारी कंट्री में पंजाब में अलग टाइप के फैक्टर्स हैं लेबर, यूपी में अलग टाइप का लेबर है, दिल्ली में अलग टाइप का लेबर है, समझ गए ना बात। तो फैक्टर्स तो विद इन कंट्री भी अलग हो सकते हैं, बाहर की कंट्रियों का तो बात ही क्या करनी। प्रोडक्शन फंक्शन या प्रोडक्शन टेक्निक्स आर नॉट होमोजीनियस। The assumption of modern theory that production technique of a commodity in two countries is homogeneous is also unrealistic. दोनों के दोनों कंट्रीज में सेम ही टेक्नोलॉजी है तो फिर बाहर से क्यों मंगाना, समझ रहे ना बात। फॉर एग्जाम्पल, production of cloth in India is mostly with the help of handlooms operated by large number of laborers, whereas in Japan cloth is produced with the help of machines operated by very few laborers. तो ये इस थ्योरी के हिसाब से चले तो जापान में जैसे कपड़ा बनता है वैसे इंडिया में बनता है, मगर ऐसा तो नहीं है। इंडिया में कपड़े बनाने के तौर तरीके अलग हैं और जापान में जो है काम करने के, कपड़े ही बनाने के तौर तरीके अलग हैं, मगर ये कह रहा था सेम प्रोडक्शन फंक्शन है, ऐसा तो नहीं होता ना। नेक्स्ट आ जाता है नो कांस्टेंट कॉस्ट। ये थ्योरी एज्यूम करती है कि दोनों के दोनों कंट्रीज में जो टेस्ट हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं जो कंज्यूमर्स के, वो सेम रहेंगे, ऐसा भी नहीं होता। assumption of Ohlin's theory that taste of the consumers remains constant is also unrealistic. उनके टेस्ट सेम थोड़ी ना रहेंगे। In reality, taste of consumers never remain constant. उनके जो टेस्ट हैं वो कांस्टेंट नहीं रहते, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड एक्सप्लेनेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन काफी लिमिटेड है। कैसे? अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, डिफरेंस इन द फैक्टर एंडोमेंट्स इज नॉट ओनली कॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सिर्फ फैक्टर एंडोमेंट की वजह से ट्रेड हो, ये कोई बात हजम नहीं हुई, और भी तो कई फैक्टर्स हो सकते हैं। ओलिन्स थ्योरी इग्नोर्स द सेवरल कॉजेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लाइक डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ फैक्टर। क्या पता फैक्टर सेम है मगर उनकी क्वालिटी अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस इन द प्रोडक्शन टेक्निक। क्या पता उनकी टेक्निक और प्रोडक्शन अलग अलग है, समझ गई बात। क्या पता उनके इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हैं, क्या पता किसी के डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल हैं, अलग अलग रिटर्न्स टू स्केल हैं। कंसिक्वेंटली द थ्योरी हैज लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो इनकी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है, उसकी मेन वजह यही है कि इसने सिर्फ यही कहा है फैक्टर एंडोमेंट में फर्क है, और कोई फैक्टर्स लिए ही नहीं जो ट्रेड के लिए होते हैं। इवन नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री ट्रेड। ये पूरी की पूरी थ्योरी बेस्ड है कि फ्री ट्रेड होता है। हेक्सर-ओलिन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फ्री ट्रेड एनालिसिस विच मे नॉट होल्ड गुड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। ये पूरी की पूरी थ्योरी ये एज्यूम करती है कि फ्री ट्रेड होगा, मगर आपको पता है फ्री ट्रेड कहीं नहीं होता, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको पॉज कर करके साथ साथ लिख सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं डिटेल में समझाऊं, तभी इतना ज़्यादा टाइम लग गया, नहीं तो मेरी वीडियो इतनी लंबी होती नहीं है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक्स होंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।